जी, अब हमने जनरल मैनेजमेंट तो देख ली कि लेबर के दौरान जनरल मैनेजमेंट कैसे करनी है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें देख ली थी और ये भी देख लिया था कि फीटस को कैसे असेस करना है। अब बात होगी कि स्टेजेस के दौरान मैनेजमेंट कैसी होगी। अगर फर्स्ट स्टेज है लेबर की तो उससे को कैसे मैनेज करना है, और अगर उसमें एक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ी है तो वो कौन से स्टेप्स हैं, सेकंड स्टेज को कैसे मैनेज करना है और थर्ड स्टेज को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज में वुमेन होती हैं, सबसे पहले तो उनको इंकरेज करना है कि मोबिलाइज करें, चलती फिरती रहें, ठीक है। और उनको यूजुअली मैनेज करना होता है अवे फ्रॉम द लेबर, मतलब उनको हॉस्पिटल में मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको यूजुअली रीअश्योर करके घर भेजते हैं। उनको कहते हैं कि आपने वापस तब आना जब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएं और फ्रीक्वेंट हो जाएं, और इससे वो क्या होगा, मोबिलाइज होंगी और उनको एंजाइटी भी नहीं होगी। उनको इंकरेजमेंट और रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, वो उनको बहुत ज़्यादा देनी है। उसके अलावा बेस्ट यही रहता है कि इस दौरान आपको इंटरवेंशन ना करो, सिंपल एनाल्जेसिया अगर देना है तो सिंपल एनाल्जेसिक्स दे दो। और लाइटर फूड और क्लियर फ्लूइड को ऐसे कहो कि वो क्लियर फ्लूइड इनटेक करे, लाइटर से फूड ले। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक बीटीवी का हमने निमोनिक बनाया था कि ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर और विजाइनल एग्जामिनेशन ये एवरी 4 आवर करने होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो वही बात वो कर रहा है कि हर 4 घंटे बाद उसका विजाइनल एग्जामिनेशन करना है। यानी जब वो लेटेंट फेज में थी तब तो उसको हमने कहा ना कि तुम घर चली जाओ, लेकिन जब वो वापस आई तो तब वो एक्टिव फेज में इंटर हो चुकी थी, यानी उसकी जो कंट्रैक्शन थी वो ज़्यादा हो रही थी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी। तो अब एक्टिव फेज में है वो, तो आपने हर 4 घंटे उसका एग्जामिनेशन करना है वजाइना का, हर 4 घंटे उसका टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर और जो है ना हर घंटे बाद उसकी पल्स और हर 30 मिनट के बाद उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी, ये वाली चीज़ें आपने मॉनिटर करते रहना है और साथ उसको एनर्जीजिया दे देना है। जब आप उसको विदाउट एग्जामिनेशन करोगे हर 4 घंटे के बाद, तो असल में आप उसका डायलिटेशन देखोगे वो कितनी डायलेट करी है। मैं ज़रा रिवाइज करा दूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट स्टेज में ये होता था कि फर्स्ट जो लेटेंट फेज था उसमें 4 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन होती थी, और जो एक्टिव फेज था उसमें 4 से फर्दर 10 तक डायलिटेशन होती थी। तो हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 आवर में डायलेट हो जाना चाहिए, या मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर 2 आवर में डायलेट हो जाना चाहिए। अगर 2 आवर के बाद भी 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है लेबर प्रोलॉन्ग हो गई है, अब आपको कोई इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 आवर में डायलेट होना चाहिए। और दूसरा इसमें डिसेंट भी फीटस का आपने देखना है। जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर देख रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि जो डिसेंट होता है ना फीटस का, एंगेजमेंट के बाद डिसेंट होता है, तो जो डिसेंट होता है वो फर्स्ट स्टेज में भी होता है और सेकंड स्टेज में भी होता है। फर्स्ट स्टेज पूरी और सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट पैसिव फेज है इसमें वो जो इनवॉलेंट्री डिसेंट होता है, लेकिन जो सेकंड स्टेज का एक्टिव फेज है उसमें फिर वो वॉलेंट्री डिसेंट होता है। तो ये आपने उसका डिसेंट भी मॉनिटर करते रहना है। जैसे जैसे आप उसकी डायलिटेशन देख रहे हो सर्विक्स की, वैसे ही आपने देखना है कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है फीटस का वो कितना डिसेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर फुल डायलिटेशन हो गई है सर्विक्स की लेकिन डिसेंट नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब जनरल डिलीवरी नहीं हो सकती। मतलब दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, डायलिटेशन भी हो और डिसेंट भी हो। आगे वो बात करता है कि तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है, मतलब पहली चीज़ क्या थी, एनाल्जेसिया और मॉनिटरिंग, वो जो सारी मैंने बताया, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और जनरल एग्जामिनेशन। दूसरी चीज़ क्या थी, डायलिटेशन प्लस डिसेंट देखना है। तीसरी चीज़ है कि आपने उसकी मेम्ब्रेन्स भी देखनी है कि मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं या रप्चर हैं। और अगर वो रप्चर हैं तो ऐसा आपको मतलब अगर वो कह रहा है कि लेबर सेटिस्फैक्ट्री चल रही है तो आपको खुद से रप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर हम आगे देखेंगे कि बाज़ औक़ात लेबर जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, यानी डायलिटेशन जो है वो 2 घंटे में भी 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं हो रही होती, तब हम उसको लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए मेम्ब्रेन रप्चर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री सब कुछ चल रहा है, डिसेंट भी हो रही है, डायलिटेशन भी हो रही है, तब आपको उसको रप्चर करने की, स्पॉन्टेनियसली वो रप्चर कर जाएगी, आपको रप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। और वुमेन को 1 to 1 केयर चाहिए कि एक इंसान, एक मिडवाइफ हमेशा उसके पास हो, उसको अकेला नहीं छोड़ना ज़्यादा टाइम के लिए। और अगर वो बर्थ पार्टनर को चूज़ करना चाह रही है तो वो उसको उसकी मर्ज़ी का जो वो कोई भी रिलेटिव है, कोई उसकी मदर है, जो भी वो पर्सन चाहती है उसके पास रहे तो वो उसके पास होना चाहिए। और जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल है उसको चाहिए वही पोजीशन अडॉप्ट करे। यहाँ पे मसला ये आता है कि जो फीमेल है वो मोबिलिटी को छोड़ देती है, वो चलती फिरती नहीं है, बल्कि वो क्या होती है, वो सुपाइन लेट जाती हैं। ये चीज़ गलत है। अब सुपाइन लेटने की वजह से जो है ना वो डिसेंट जो है वो कम होती है, और मोबिलिटी से एक तो ज़्यादा डिसेंट होगी, दूसरा अगर वो पोजीशन अपनी जो है ना वो चेंज कर लें, जैसे हमने कहा था कि स्क्वेटिंग और नीलिंग पोजीशन में आके जो है ना वो वैसी पेल्विस का डायमीटर की जरूरत, तो इस तरह से पोजीशन जो है ना वो कोशिश करनी है कि सुपाइन पोजीशन में वो ना हो। और वुमेन जो है ना वो पानी पीती रहे कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, क्योंकि अगर वो डिहाइड्रेटेड हो गई तो उसकी वजह से भी उसकी कंट्रैक्शन इंपेयर हो जानी है, और जो कीटोसिस हो जाना है, और कीटोसिस ने उसकी कंट्रैक्शन को इंपेयर कर देना है, तो उसको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करनी है और उसको एक बेस्ट पोस्चर लेने का कहना है, और उसको जो है ना वो मोबिलिटी की एडवाइस करनी है। अब ये सारे पॉइंट जो यहाँ तक हमने देखे हैं, ये हमने तब अडॉप्ट करने हैं कि अगर नॉर्मल सेटिस्फैक्ट्री लेबर हो रही है, सब कुछ खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अनअसिस्टेड लेबर चल रही है, आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो और आप उसको एडवाइस कर रहे हो और उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स इट, और आपने कुछ भी नहीं करना। अब आते हैं जी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर की तरफ। एक्टिव मैनेजमेंट हुआ है कि जिसमें आपको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, जिसमें डायलिटेशन की स्पीड बहुत कम है, डायलिटेशन ना होने के बराबर है, अब आपको कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ेंगी। इसमें एक तो आप अपने एग्जामिनेशन की
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दोगे। पहले आप हर 4 घंटे बाद एग्ज़ामिन कर रहे थे, लेकिन जब आपने नोटिस किया कि भई डायलिटेशन तो बहुत कम आहिस्ता हो रही है, तब आपने हर 2 घंटे के बाद एग्ज़ामिनेशन शुरू कर देना है। फिर आपने अर्ली आर्टिफ़िशियल रप्चर भी कर सकते हो मेम्ब्रेन का, ठीक है? और आप जो है वो उसको ऑक्सीटोसिन दे सकते हो। यूजुअली नलीपैरस में ही वुमेन में ही ज़रूरत पड़ती है इंटरवेंशन की, मल्टीपैरस में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो नलीपैरस में हम ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं ऑगमेंटेशन के लिए। और ऑक्सीटोसिन यूजुअली तब देते हैं कि अगर डायलिटेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर पर 2 आवर से कम हो रही हो। फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट खत्म होती है, आसान सी मैनेजमेंट थी। अब बात करते हैं जी सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट की। तो जो सेकंड स्टेज है वो कह रहा है कि अगर लेबर नॉर्मल ही चल रही है, फर्स्ट स्टेज नॉर्मल गुजर गई, सेकंड स्टेज शुरू हो गई है, तो जो सेकंड स्टेज का फर्स्ट साइन होगा ना, वो एक अर्ज मदर को आती है पुश करने की। मैंने ये चीज़ आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि जब मदर को इनवॉलेंट्री अर्ज आ जाए पुश करने की, तो हम कहते हैं कि सेकंड स्टेज शुरू हो गई है। और अगर वो अर्ज ना आए तो मिडवाइफ उसको एडवाइस करती है कि तुम पुश करो, तो तब भी हम यही कहते हैं कि अब सेकंड स्टेज शुरू हो गई है। फिर जैसे ही वो पुश करना शुरू करे तो आपने फ़ौरन से उसका वजाइनल एग्जामिनेशन मतलब मिडवाइफ ने करना होता है और देखना होता है कि फुल डायलिटेशन हो गई है, फुल डायलिटेशन हो जाती है सर्विक्स की। और उसको अपने वल्सरवा मैनोवर करने का कहना है कि हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो जो है अपने ब्रीथ को होल्ड करेगी और स्ट्रेन डाउन करेगी, ठीक है? जिससे जो है ना पुश एक मिलेगी फीटस को। और वुमन को गाइड करना है कि वो यूजुअली वो खुद से ही उसको अर्ज आ रही होती है पुश की, लेकिन अगर वो जो है ना वो पुअर प्रोग्रेस शो कर रही है, तो फिर वुमन को बहुत एडवाइस की, सपोर्ट की, रीअश्योरेंस की ज़रूरत है। और वुमन को अगेन वही बात वो रिपीट कर रहा है कि सुपाइन नहीं लेटना, उसको डिस्करेज करना है कि वो सुपाइन ना लेटे, अगर लेटना है तो सेमी सुपाइन पोजीशन में आ जाए या कोई और पोजीशन अवेलेबल अडॉप्ट करे, जिस से लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, जिस से स्क्वेटिंग है, जिस से ऑल फोर पोजीशन है। ये सारी पोजीशन जो है इफेक्टिव है, ठीक है? स्क्वेटिंग, ऑल फोर पोजीशन, इस तरह से पेल्विस का डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। तो यूजुअली जब पुशिंग की स्टेज आ जाती है, जब सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, तो इनमें से कोई पोजीशन अडॉप्ट करनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपने फीटल को मॉनिटर करना है, सर्विलेंस करनी है, तो आपने कैसे करनी है। आपने जो है वो पिनार्ड मनूवर कह रही हूँ, पिनार्ड स्टेथोस्कोप से उसको ऑस्कल्टेट करना था। उसके बाद आपने सीटीजी फिर करनी थी कि अगर कोई मसला आपको मिलता था। उसके बाद वो कह रहा है कि जो फीटस जो है ना, उसको एसिडीमिया हो सकता है, अगर मदर जो है एग्जॉस्ट हो सकती है क्योंकि वो वॉलंटरी एफर्ट लगा रही है, वॉलंटरी पुश कर रही है, और उसको कीटोसिस हो सकता है। तो इन इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है, रीजनल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है मदर को। और अगर आपने एपिड्यूरल दिया है तो उस केस में पुशिंग थोड़ी डिले हो सकती है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि लेकिन कुछ भी हो जाए किसी भी केस में, चाहे एपिड्यूरल दिया नहीं दिया, जो डायलिटेशन के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डिलीवरी हो जानी चाहिए फीटस की। इससे डिले नहीं करना, क्योंकि अगर इससे डिले होगा तो कंट्रैक्शन तो यूट्रस की होती जाएंगी, फीटस हाइपोक्सिया में चला जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, ये मसले हो सकते हैं। इसलिए जल्दी से जब एक दफ़ा इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन और डिसेंट और एक्सपल्सिव कंट्रैक्शन और पुशिंग शुरू हो गई है, तो फिर फीटस की जल्दी से डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब वो आपको बताएगा कि पहले हेड कैसे डिलीवर होगा, फिर शोल्डर और रेस्ट ऑफ द बॉडी कैसे डिलीवर होंगे। वैसे मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इस चीज़ को देखा है, अब हमें ये आसानी से समझ आ जाएगा। और इसको शुरू करने से पहले हम रिकॉल करेंगे कि हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या सीख कर आए हैं हेड की डिलीवरी और शोल्डर की डिलीवरी के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था कि जो हेड है वो जब इंटर करता है पेल्विस में, ट्रांसवर्स पोजीशन में इंटर करता है, मिड पेल्विस में आके वो रोटेट करता है, ठीक है? पहले मतलब वो इंटर होने के बाद उसको इंटर होने को एंगेजमेंट कहते हैं। उसके बाद पहले वो डिसेंड करता है, मिड पेल्विस तक आता है। डिसेंड होने के बाद उसकी इंटरनल रोटेशन आती है कि वो एपी पोजीशन में आ जाता है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ जाता है। जब वो रोटेट कर जाता है, इंटरनल रोटेशन हो जाती है, फिर होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब था कि जब रोटेशन हो गई है तो उसके बाद जो हेड है ना वो डाउनवर्ड आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, पीरिनियम की तरफ आएगा, ठीक है? और एक्सटेंशन जब होती थी तो फिर हेड की क्राउनिंग हो जाती थी, और क्राउनिंग के बाद हेड इजीली डिलीवर हो जाता था। उसके बाद रेस्टिट्यूशन होता था और एक्सटर्नल रोटेशन। रेस्टिट्यूशन में ये होता था कि हेड जो है वो अलाइन करता था शोल्डर के साथ, और एक्सटर्नल रोटेशन में जो है वो शोल्डर और हेड दोनों ही फर्दर थोड़ा रोटेट करते थे ताकि शोल्डर एपी पोजीशन में आ जाए, एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाए। फिर जो है वो इंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती थी और फिर पोस्टीरियर की होती थी। तो ये होता था कि अगर इंटीरियर शोल्डर वैसे तो स्पॉन्टेनियसली डिलीवर हो जाता था, लेकिन अगर आपने खुद से डिलीवर करना है तो आप हेड को थोड़ा सा ट्रैक्शन लगाते थे डाउनवर्ड, जिससे इंटीरियर शोल्डर क्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे से निकल आता था, डिलीवर हो जाता था। फिर हेड को पकड़ के अपवर्ड थोड़ा सा ट्रैक्शन किया जाता था अगेन, तो फिर पोस्टीरियर शोल्डर जो है वो डिलीवर हो जाता था। फिर बॉडी को अगेंस्ट जो है वो अगेंस्ट द पीनियम या मटर्नल एब्डोमेन की तरफ ट्रैक्शन लगाते थे, तो पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती थी। इस तरह से जो है वो हमने देखा था। अब इसी को हम यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ हेड की, यानी डिसेंट होगा, हेड जो है वो मिड पेल्विस की तरफ आएगा। तो जो प्रोग्रेस है डिसेंट का, उसको आपने जज करते रहना है, पीरिनियम को देखते हुए जज करना है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्राउनिंग ऑफ हेड को समझने के लिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब पहले तो हेड का डिसेंट होता है ना, तो पीरिनियम एक बल जाता है, और पीरिनियम जो है ना वो स्ट्रेच होती है, हेड की वजह से उसकी स्ट्रेचिंग होती है। फिर जो हेड है वो आपको वुल्वा पे नजर आना शुरू होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है हेड वुल्वा पे नजर आता है, लेकिन जैसे ही रिलैक्सेशन होती है तो हेड वापस अंदर पेल्विस में चला जाता है, क्योंकि अभी पीरिनियम स्ट्रेच हुई है लेकिन इतनी स्ट्रेच नहीं हुई कि हेड नीचे आए, ठीक है? फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी, हेड फिर वुल्वा पे नजर आएगा, फिर जब रिलैक्सेशन होगी हेड वापस चला जाएगा। तो ऐसे होता रहेगा पहले तो शुरू शुरू में। उसके बाद ये होगा कि हेड जो है वो जब नीचे आएगा वो इतना पेरिनियम को स्ट्रेच कर देगा कि इवेंचुअली हेड
बाहर निकल आएगा पीरियम से और अब वो सब प्यूबिक आर्च में आ जाएगा। अब जब रिलैक्सेशन आएगी तब हेड वापस पेल्विस में नहीं जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं जी क्राउनिंग ऑफ हेड हो गया, इसको क्राउनिंग कहते हैं कि हेड जो है वो रिलैक्सेशन के टाइम पे भी वहीं रहे, वो वापस पेल्विस में ना जाए। और वही तब होता है जब पीरियम इतनी स्ट्रेच हो जाती है कि हेड जो है वो सब प्यूबिक आर्च में आ जाता है। तो ये होगी जी क्राउनिंग ऑफ हेड। पहले आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि जब ये क्राउनिंग होती है और ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस, ये एक्सटेंशन ही है ना, कि हेड जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है पीरियम की तरफ और पीरियम को स्ट्रेच कर रहा है। तो ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस है इस दौरान वेजाइनल और पीरियल टीयर्स हो सकते हैं और ये कॉमन होते हैं यूजली नली पेरेस मूवमेंट में ये ज्यादा कॉमन है। अब वो कह रहा है कि जब क्राउनिंग हो गई है तो तब आगे दो अप्रोचेस यूज की जा सकती हैं, हैंड्स ऑन अप्रोच और हैंड्स ऑफ अप्रोच। हैंड्स ऑन अप्रोच आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है। उसमें ये करते हैं कि जैसे क्राउनिंग हो गई है ना, तो आप मिड वाइफ जो है वो अपने हैंड से क्या करे, अपने हैंड को यूज करते हुए फीटल के हेड को फ्लेक्स करे और उसको गार्ड करे, उसको रोके, उसको इस तरह से रोके कि वो पीरियम को बहुत ज्यादा टीयर ना कर दे और बहुत ज्यादा इंजरी ना कोस कर दे। तो इससे मटर्नल डैमेज, मटर्नल सॉफ्ट टिश्यू डैमेज थोड़ा लिमिट हो सकता है अगर वो अपने हैंड्स की मदद से फीटस के हेड को थोड़ा गार्डिंग करेगी। लेकिन हैंड्स ऑफ टेक्निक जो है ना वो भी यूज की जाती है कि उसमें कहा जाता है कि जब एक दफा हेड की क्राउनिंग हो गई है तो वुमेन जो है ना उसको फिर आपने नहीं, मतलब फीटस को आपने हाथ नहीं लगाना, खुद ही वो डिलीवर हो जाएगा। तो दोनों ही यूज किए जाते हैं। आगे वो कह रहा है कि जैसे ही हेड की क्राउनिंग हो गई तो वुमेन को आपने अब कहना है कि अब वो ना रैपिड शैलो ब्रीथ्स लेगी, पेंटिंग, ठीक है। यहाँ तक जो है वो क्रोनिंग की हमने सारी बात की। अब आगे आ जाती है एपिसियोटमी। एपिसियोटमी पहली तो चीज़ ये है कि ये नॉर्मल लेबर में अब अबंडेंट हो गई है, नॉर्मल हर लेबर में ये नहीं करते, ठीक है। ये तब यूज़ करते हैं कि अगर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल बर्थ होनी हो या अगर डिलीवरी को जल्दी जल्दी करना हो, यानी फीटस हाइपोक्सिया में चला गया है, आपको अब नॉर्मल मॉनिटरिंग पे हाइपोक्सिक फीटस नजर, अब आप हैजन करना चाह रहे हो, डिलीवरी को जल्दी करना चाह रहे हो, तब आप ये कर सकते हो, या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में। हर नॉर्मल लेबर में ये करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है ना वो थोड़ा सा टीयर देते हैं, सर्जिकल कट देते हैं सीजर की मदद से, यूजुअली राइट साइड पे देते हैं, ठीक है। प्रीनियम में कट दे देते हैं, वजाइनल वॉल तक वो आ जाता है और फिर जो है ना वो इससे थोड़ी जल्दी हो जाती है डिलीवरी। अच्छा, आगे उसने बताया कि एपिसियोटमी का फायदा तभी हो सकता है अगर हेड की क्राउनिंग हो चुकी है और हेड बाहर आ चुका है। अगर इसको टू अर्ली आप दे देंगे फिर इसका कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। इफेक्टिव एनाल्जेसिया भी फीमेल को चाहिए, वो तो हर स्टेज में उसको चाहिए। सिर्फ फर्स्ट जो स्टेज थी तब सिंपल एनाल्जेसिया चाहिए था, सेकंड स्टेज में हमने कहा था हम उसको एपिड्यूरल दे देंगे। और अब वो कह रहा है कि अगर जो है ना वो एपिड्यूरल आपने अभी तक नहीं दिया हो तो आप उसको लोकल एनेस्थेटिक दे दें, वरना एपिड्यूरल अगर दिया हुआ है तो फिर उस तरह से पेन नहीं होगी। आगे बात करते हैं जी डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी की। हेड एक दफा हमने देख लिया कि उसकी कंप्लीट डिलीवरी हो गई। एपिसियोटमी की अगर जरूरत है तो करना है, वैसे यूजली जरूरत नहीं पड़ती। अब जो है ना फीटस का हेड जब बाहर आ चुका होगा तो अब फीटस का हेड जो है ना, पहले आपने ये देखना है कि उसकी नेक के गिर्द कोड तो नहीं है। अगर तो कोड उसकी नेक के गिर्द मौजूद है तो ये क्या टाइटली उसके अराउंड द नेक प्रेजेंट है तो ये डिलीवरी को डिफिकल्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले आपने कोड की क्लैंपिंग करके उसको डिवाइड कर देना है, फिर बाकी शोल्डर और बॉडी की डिलीवरी होगी, ठीक है। अब जब हेड बाहर आ गया, आपने कोड भी चेक कर लिया, कोड नेक पे नहीं है, या अगर था तो आपने डिवाइड कर दिया, तो अब जो है ना वो हेड रेस्टिट्यूट करेगा और एक्सटर्नल रोटेशन करेगा। रेस्टिट्यूट का मतलब है कि वो ओब्लीक सा हो जाएगा, शोल्डर के साथ अलाइन हो जाएगा, और एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब है कि शोल्डर और हेड दोनों जो है ना वो ऐसे रोटेट करेंगे कि एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में शोल्डर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये होगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो अब शोल्डर की डिलीवरी अगर आपने एड करनी है, वरना बगैर एड के, बगैर असिस्टेंस के भी डिलीवर हो सकते हैं, बट अगर आपने असिस्टेंस करनी है तो फिर आप क्या करते हो। अच्छा, नेक्स्ट डिलीवरी ऑफ शोल्डर के लिए वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी देख ली है कि जब इंटीरियर को डिलीवर करना है तो हेड पे आपने थोड़ी डाउनवर्ड ट्रैक्शन लगानी है। उसके बाद अगर हेड को अपवर्ड ट्रैक्शन लगाएंगे तो उससे पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। फिर पूरी हेड के जो है ना पकड़ के, या बेबी को पकड़ के स्वेप्ट अपवर्ड करेंगे टुवर्ड द मदर एब्डोमेन, तो फिर जो बॉडी और लेग्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगी। अगर इन्फेंट लार्ज हो तो ट्रैक्शन अप्लाई करनी पड़ सकती है। ट्रैक्शन अगर अप्लाई करनी है तो वो शोल्डर्स पे अप्लाई करनी है, हेड पे अप्लाई नहीं करनी है। अगर शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए, यानी शोल्डर की डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाए, तो वो एक अलग टॉपिक है जो कि हम ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे आ जाती है जी इमीडिएट केयर ऑफ न्यूनेट। अब जैसे ही बेबी बोर्न हो गया तो विदन जो है वो सेकंड अपना फर्स्ट ब्रेथ लेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि इमीडिएट क्लैंपिंग नहीं करनी कोड की, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना इसमें तकरीबन 80 ml जो ब्लड है वो प्लेसेंटा से बेबी में ट्रांसफर होता है इस कोड के जरिए। तो अगर इमीडिएटली आप कोड को काट दोगे वो ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और ये जो ब्लड ट्रांसफर होना है 80 ml के करीब, ये न्यू नेट को इनीमिया से और आयरन डेफिशिएंसी से बचाता है। इसीलिए आपने वेट करना है कि कोड जो है ना उसकी पल्सेशन रुक जाए। जब उसकी पल्सेशन रुक जाएगी फिर आपने उसकी क्लैंपिंग करनी है। उसके बाद जो बेबी का हेड है उसको डिपेंडेंट पोजीशन में रखना है, ताकि जो म्यूकस है रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर कोई वो ड्रेन हो जाए, और जो भी ओरोफेंजियल सक्शन है वो कह रहा है कि तब अगर आपने अप्लाई करनी है अगर नेसेसरी है, वरना सिर्फ डिपेंडेंट पोजीशन में ऐड करने से वो सारी ड्रेन हो जाती है। फिर जैसे ही उसकी पल्सेशन सीज होगी आपने उसकी कॉर्ड की क्लैंपिंग कर दी, कटिंग कर दी। अब आपने फ़ौरन से इसका अपगार स्कोर फाइंड करना है। 1 मिनट ऑफ एज पे उसका ये स्कोर फाइंड कर लेते हैं और इसको फिर 5 मिनट पे जाके रिपीट करते हैं। इमीडिएट स्किन कॉन्टैक्ट होगा मदर एंड बेबी का, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और फर्दर जो है वो मदर का ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और जो थर्ड स्टेज है जिसमें प्लेसेंटा ने डिलीवर होना था वो जो है ना उसको इनकरेज करेगा। बेबी को ड्राई करना है, उसको वार्म ब्लैंकेट में कवर कर लेना है, टॉवल में कवर कर लेना है, और ब्रेस्ट फीडिंग की इनिशिएट करवा देना है। विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ इसको इनिशिएट करवा देना। मतलब उसने पहले कहा कि विद इन द सेकंड वो ब्रेथ लेगा, फिर उसने फर्स्ट अपनी ब्रेथ लेगा, फिर उसने कहा कि विद इन अ मिनट आपने उसका, यानी 1 मिनट की एज पे आपने उसका स्कोर फाइंड कर लेना है, 5 मिनट पे आपने उसको रिपीट करना है,
फिर उसने कहा कि विद इन आवर ही जो है वो आपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। तो ये जो टाइम वो बता रहा है इसको आपने रिवाइज कर लेना है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने 1 घंटे के बाद अब उसकी आपने मेजरमेंट्स लेनी है, उसका हेड सर्कमफेरेंस देखना है, उसका बर्थ वेट देखना है, उसका टेम्परेचर देखना है। फिर जो है वो उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगा देना है और इन्फेंट को जो है वो उसका जनरल एग्जामिनेशन कर लेना है, कोई अबनॉर्मेलिटी तो प्रेजेंट नहीं है, और फिर उस पर लेबल लगा देना है जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा। अब वो यहाँ पे 2 टेबल्स आपको दिखा रहा है, उनमें से एक टेबल जो है वो साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन का है, ये हमने करना है, और जो दूसरा टेबल है वो थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट का है। इसको हम तब करेंगे कि पहले हम थर्ड स्टेज को रीड करेंगे, क्योंकि अभी हमने थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट रीड नहीं की, तो अभी एक्टिव मैनेजमेंट हमें समझ नहीं आएगी। पहले बात कर लेते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस की। तो प्लेसेंटल सेपरेशन अगर लेंथनिंग हो जाए कोड की, तो इसका मतलब प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है। और उसके बाद आपको प्लेसेंटा के से एक स्मॉल गश ऑफ ब्लड नजर आए, यूट्रस की जो फंडस है वो राइजिंग उसकी हो जाए, ठीक है, अब लाइकस वाली साइड पे चले जाओ, यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है वो फील होना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ से ना मेरे मिसिंग है वर्ड्स और मुझे नहीं समझ आ रहा है इन पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसको ना मैं या तो पीडीएफ से देखूंगी और आपने ना इसको अपनी बुक से देख लेना है, ठीक है। बाकी हम चलते हैं जी थर्ड स्टेज की तरफ। तो सेकंड स्टेज बहुत आसान थी, सिंपली उसमें पहले तो वो सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपने याद रखनी है कि पुशिंग जो है मदर करेगी, वहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि सेकंड स्टेज शुरू हो गई है। फिर वल्सरला मनोवर उससे कहना है वो करे जो है नो रीजन उसको एनाल्जेसिया दे देना है, प्रोवाइड कर देना है, और जो है वो स्वेटिंग की पोजीशन आइडियल होती है। उसके बाद डिसेंट होगा, क्राउनिंग होगी हेड की, फिर हेड डिलीवर होगा, फिर हैंड्स ऑन हैंड्स ऑफ टेक्निक, फिर एपिसियोटमी कब करनी है, और फिर जो है ना वो शोल्डर और कैसे डिलीवर होंगे, फिर राष्ट्रता बॉडी कैसे डिलीवर होगी, ये सारी चीज़ें। फिर इमीडिएट केयर हमने देखी, न्यू नेटली कैसे करनी है। अब हम चलते हैं जी थर्ड स्टेज की तरफ। थर्ड स्टेज वो है, वो इंटरवल है कि जब बेबी डिलीवर हो गया है उसके बाद प्लेसेंटा ने निकलना है, बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होनी है, और जो भी फिटस की मेम्ब्रेन थी उनकी डिलीवरी होनी है। ये यूजली 5 से 10 मिनट्स में हो जाती है, और अगर ये प्रोलॉन्ग भी हो तो एटलीस्ट 30 मिनट तक चलती है। अब 30 मिनट से ज़्यादा अगर ये चली जाए फिर हम उसको कहते हैं कि अब जो है ना प्रोलॉन्ग हो गया ये, अब हमें कोई इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो प्लेसेंटा की सेपरेशन है वो कह रहा है कि जैसे ही यूट्रस का वॉल्यूम कम होता है, यानी जैसे ही फीटस बाहर आया, वॉल्यूम कम हो गया, तो प्लेसेंटा से जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से सेपरेट हो जाती है। उसने फिगर 12.20 में भी दिखाया है कि प्लेसेंटा जो यूट्रस से सेपरेट हो गई है। फिर वो जो मैं आपको टेबल कह रही थी कि आपने साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन करने, तो देख लेते हैं कि अगर थर्ड स्टेज जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो हम उसकी एक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन। ये जो है ना वो इंटीरियर शोल्डर जब बेबी का डिलीवर हो जाए उसके बाद ये लगाना होता है, ठीक है, या इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, या तो इंटीरियर शोल्डर के फौरन बाद लगा देते हैं या पूरी डिलीवरी के बाद लगा देते हैं जी 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन के। उसके बाद दूसरी इसमें चीज़ आ जाती है कि अर्ली क्लैंपिंग एंड कटिंग कर देनी है कोड की, यानी जब वो पल्सेशन उसकी रुक जाए। और तीसरी इसमें आ जाती है कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये एक्टिव मैनेजमेंट है, ये थर्ड स्टेज में आपने करना होता है। और उसके बाद एक वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करा है कि एक्टिव मैनेजमेंट जो है ना थर्ड स्टेज की, वो तकरीबन सारी ही वुमेन में करनी होती है। मतलब पहले तो हम ये देख रहे थे ना कि फर्स्ट स्टेज में हमें एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत तब पड़ती है कि अगर प्रोग्रेस बहुत स्लो हो, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेज में वो कह रहा है तकरीबन सभी फीमेल्स ने आपने एक्टिव मैनेजमेंट ही करनी है, यानी सभी फीमेल को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देना है, सभी की क्लैंपिंग और कटिंग करनी है अम्बिलिकल कॉर्ड की। क्योंकि एविडेंस ने ये दिखाया है कि अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट करो थर्ड स्टेज की, तो इससे पोस्टपार्टम हैमरेज का इंसिडेंस बहुत कम हो गया, 15% से 5% तक कम हो जाता है। इसलिए जैसे ही प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन नजर आना शुरू हो जाए तो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन कर देनी है, ठीक है, ताकि डिलीवरी हो जाए प्लेसेंटा की। और जब आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस पता होना, मैं आपको बताती हूँ कि अब ना ये साइंस जो होंगे तो हमें समझ आएगी जो प्लेसेंटा है ना वो यूट्रस से सेपरेट हो गई है। फिर हम ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ट्रैक्शन का मतलब आसान लफ्ज़ में बताऊँ तो ये होता है कि जो कोड है ना बाहर से उधर से पकड़ के थोड़ा सा खींचते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। जब हम खींचते हैं तो प्लेसेंटा तो पहले सेपरेट हो चुकी होती है, तो प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको फील होना कि साइंस शो होने शुरू हो गए हैं कि लेंथनिंग हो गई है कोड की और ब्लड आ गया है, यानी प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है, ये वाले साइंस आ गए, आपने फ़ौरन से अपना लेफ्ट हैंड लेकर सुप्रा प्यूबिकली ले जाना है फीमेल पे, और वहाँ से उसकी जो यूट्रस की फंडस है ना उसको होल्ड कर लेना है, मतलब पाम की मदद से, लेफ्ट हैंड की मदद से। उसके साथ आपने राइट हैंड से क्या करना है कि कोड को पकड़ना है और कोड पे ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, जेंटली लेकिन अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं अप्लाई करनी, जेंटली केयरफुली अप्लाई करनी है, और सारी मेम्ब्रेन जो है ना वैसे रिमूव हो जाएंगी, निकल जाएंगी बाई ट्विस्टिंग मोशन अगर आपने कर लेंगे तो आसानी से सारी मेम्ब्रेन निकल जाएंगी। अब वो कह रहा है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जब आप ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, जब आप खींच रहे हो और प्लेसेंटा बाहर आ रही है, तो उस दौरान यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है कि यूट्रस है वो भी साथ ही बाहर आ सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन होती है यूट्राइन इन्वर्जन। और ये तब होती है कि अगर आपने यूट्रस को लेफ्ट हैंड से इसे पकड़ा नहीं हुआ या आपने राइट हैंड से एक्सेसिव ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया, तब ऐसा हो सकता है, इसलिए आपने जेंटल ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। वो कह रहा है 98% केसेस में ऐसे प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है, लेकिन 2% केसेस में प्लेसेंटा ऐसे डिलीवर नहीं हो पाती। और फिर जो है ना आपने क्या करना है, 10 मिनट के बाद दोबारा से कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन का यही वाला तरीका अप्लाई करना है, और अगर फिर फेल हो जाए तो प्लेसेंटा, अब आपको प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर में जाके अब आप मैनुअली इसको सारा रिमूव करोगे। ये तो हो गई जी थर्ड स्टेज की सारी मैनेजमेंट। अब आगे उसने फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात की। जो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट है ये यूजुअली तब है कि अगर आप ऑक्सीटोसिन ना दो,
इसका ये है कि प्लेसेंटा खुद ही डिलीवर हो जाती है मैटरनल एफर्ट और मैटरनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन इसका एक मसला है कि इससे हैवी ब्लीडिंग होती है। और जो वुमेन है जिनमें पोस्टमार्टम हेमरेज का रिस्क होता है, उनको यूजुअली ये ऑप्शन नहीं मतलब किया जाता, उनमें जो है ना वो एक्टिव मैनेजमेंट ही की जाती है। लेकिन वो वाली वुमेन जो हेल्दी है, जिनमें पोस्टमार्टम हेमरेज का कोई ऐसा रिस्क नहीं है, उनमें हम ये चूज़ कर सकते हैं कि वो फिजियोलॉजिकली जो है ना प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए, और हम जो है वो ऑक्सीटोसिन ना लगाएं या हम ट्रैक्शन ना अप्लाई करें। लेकिन उस केस में भी आपने ख्याल रखना है कि अगर जो है ब्लड 500 ml से ज़्यादा ब्लीड हो जाए, 500 ml से ज़्यादा ब्लड आ जाए, और या फिर जो प्लेसेंटा है वो 60 मिनट तक भी डिलीवर ना हो, 60 मिनट तक भी डिलीवर ना, 60 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो जाए, फिर आपने जो है फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट रोक के फिर आपने एक्टिव मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। फिर जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, वो फिजियोलॉजिकल हो चाहे एक्टिव मैनेजमेंट से, आपने उसको अच्छे से जो है ना वो एग्जामिन करना है, इंस्पेक्ट करना है कि कोई कोटलीडन मिशन तो नहीं है, कोई जो है मिसिंग तो नहीं है, प्लेसेंटा को कोई टिश्यू अंदर यूट्रस में तो नहीं रह गया। अगर ऐसा हो तो फिर आपको मैनुअली उसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अंदर आ जाए तो पोस्टमार्टम हेमरेज का रिस्क हाई होता है। फिर आपने मदर की वुल्वा को इंस्पेक्ट करना है कि कोई टीयर लेसरेशन वगैरह तो नहीं आई। अगर कोई माइनर से टीयर है तो ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टीयर ज़्यादा है, पीनियल मसल्स तक गए हुए हैं, या आपने एपिसियोटमी की थी, तो उस केस में आपने उसको रिपेयर करना है और सोचनिंग करनी है। अब आज आगे जो उसने की लर्निंग पॉइंट कुछ बताए हुए हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट है लेबर का, वो 37 से 42 वीक्स के दरमियान होता है, यानी टर्म पे आके होता है। सिंगलटन प्रेगनेंसी जो है ये नॉर्मल लेबर है। सेफ्लिक अगर प्रेजेंटेशन हो, वाटिक्स प्रेजेंटिंग पार्ट हो, ये भी नॉर्मल लेबर है। अगर इंटरवेंशन आपको आर्टिफिशियल नहीं कोई करनी पड़ी, स्पॉन्टेनियसली सब कुछ हो रहा है, और जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो 1 सेंटीमीटर एवरी 2 आवर के रेट से हो रही है, और जो सेकंड स्टेज है, वो जो एक्टिव सेकंड स्टेज है वो 2 आवर से ज़्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि मैंने कहा था जब एक दफ़ा सर्विक्स डायलेट हो जाए तो जल्दी से फीटस की डिलीवरी हो जानी चाहिए, 2 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। प्राइमी प्राइमी पैरस के केस में, यानी फर्स्ट के केस में अगर मल्टी पैरस है फिर तो 60 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर स्पॉन्टेनियस जो है वो वजाइना की डिलीवरी हुई है, ये भी नॉर्मल लेबर में आ जाएगी। और अगर जो थर्ड स्टेज है, जो प्लेसेंटा की डिलीवरी है, वो भी 30 मिनट से पहले पहले हो गई है, तो वो भी मतलब एक्टिव मैनेजमेंट के साथ, तो वो भी नॉर्मल लेबर में आएगी। तो यहाँ तक जो है वो सारा नॉर्मल लेबर है और सारा फेजेस की मैनेजमेंट है। आगे हमने एब नॉर्मल की बात करनी है, वो फिर हम नेक्स्ट से बात करते हैं।